अंग्रेजी का ना होगा बंटाधार, जवाब हमारे साथ करेंगे तैयार, फिर आप करेंगे हमारा आभार। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। इंग्लिश के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और ये करने के लिए हम लोग इलेबरेट ग्रामर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉजिक बेस्ड। आपको कम से कम पढ़ना पड़े, एटलीस्ट टायर 1 के लिए आपको कम से कम इतना कम पढ़ना पड़े, क्योंकि आपके पास 30 डेज ही हैं, ठीक है। आपके पास इतने कम दिन हैं कि आप जो है ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, और इसीलिए हम लोग आपके सामने आए हैं, ताकि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सेशन, देख लेते हैं क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। लॉजिक पहली चीज़ है, स्मार्ट गेसिंग टेक्निक्स, और ऑब्वियसली सम ग्रामर रूल्स। तो हम कुछ ग्रामर रूल्स को भी फॉलो करेंगे, मतलब ग्रामर रूल्स को तो फॉलो करना ही है, लेकिन कुछ सीखेंगे भी, ठीक है। और उस सीखने में हम लॉजिक को फॉलो करेंगे, लॉजिक को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ सही बैठती है हमारे लॉजिक में, ठीक है। और बिलीव मी, और विश्वास करिए आप लोग, कि मैं हमेशा इसी टेक्निक को फॉलो करता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ पहले से देख रखी हो कहीं कहीं और आपने पढ़ रखा हो, लेकिन ये टेक्निक एक्सपीरियंस के बाद, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद, कुछ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद, कहीं पे फेल होने के बाद, लेकिन इंग्लिश में हमेशा जो है काफ़ी अच्छे नंबर मेरे आते थे। अगर 50 मार्क्स का है तो 45 40 टू 45 मार्क्स आराम से आते थे, जबकि मैं इंग्लिश का एक अक्षर पढ़ के नहीं जाया करता था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या पूछ रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution required. तो एक ऑप्शन होता है no substitution required। सब्सटीट्यूट किसको करना है, यहाँ पे पूरा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन शायद इतना होना चाहिए, दैट हाउ फार वॉज फ्रॉम हिज ऑफिस, वॉज हिज ऑफिस, इतना होना चाहिए। इसको सब्सटीट्यूट करना, क्योंकि ऑप्शन में इतना ही दे रखा है, ठीक है। सारा हाईलाइटेड, लेकिन सारा करना नहीं होगा, क्योंकि सेंस नहीं बनता इसका, ठीक है। और ये सारे पी वाई क्यूज़ हैं, सारे ही पी वाई क्यूज़ हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वॉज, देखो मिस्टेक यहाँ पकड़ में आती है कि वॉज जो है वो यहाँ नहीं होगा। अगर आपको ग्रामर रूल पता है तो हिज ऑफिस वॉज होगा, वॉज फ्रॉम फ्रॉम हिज होम, ठीक है। ऐसे करके बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। और ऐसे लॉजिकल देख लेते हैं, ऑप्शंस की मदद से देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ये होगा हाउ फार हिज ऑफिस वॉज, ये तो मान लो आपने, अगर आपको रूल पता है तो आपने कर लिया, लेकिन आगे देखते हैं, देन हाउ फार वॉज हिज ऑफिस। ये तो देन की बात हो गई कि देन लगा दिया बीच में। अगर यहाँ पे दैट पे भी होगा तो दैट की जगह देन लगा दिया, यहाँ पे देन लगा दिया। लेकिन क्या एक लॉजिकली, जैसे मैंने बताया था आपको, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये नॉलेज एक्यूमुलेशन होता है, और इस पे मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ, ताकि आपको एक रियलिटी पता चले कि जो जो लोग कहते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, वो क्यों बोलते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है। वो इसी वजह से, क्योंकि वो डेली रेगुलर न्यूज़पेपर या कोई बुक पढ़ने का उनको शौक़ होता है, या लार्जली इंग्लिश मीडियम वाले हैं। लेकिन मैं खुद एक हिंदी मीडियम वाला हूँ, विद्यार्थी रहा थ्रू आउट अपने स्कूल लाइफ में। तो उसी टेक्निक से, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, कैसे इंग्लिश जो है वीक है, फिर उसको अच्छा करना है, समझ रहे हैं। तो उस नज़रिए से मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी क्लास जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। पहले वो बाहर भाग जाते हैं, जैसे उन इंग्लिश टू इंग्लिश फ्लो चल रहा होता है, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि वो समझ में आने वाला ही नहीं, ठीक है, तो पहले ही दूर भाग जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ लॉजिकल वे में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अगर नहीं भी पता है तो देन यहाँ पे क्यों लगेगा, ठीक, देन यहाँ पे, और ये वॉज है, ये इज़ क्यों हो जाएगा, इसको हटा देते हैं पहले, पहली नज़र में।
लेकिन देन क्यों आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो आपको अगर मान लो नहीं आता तो आप इसमें दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नो सब्स्टिट्यूशन काफ़ी कम सही होता है। नन ऑफ द एबव, जीएस में जैसे नन ऑफ द एबव या ऐसी चीज़ें कम सही होती हैं, ठीक है। तो नो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड को आप थोड़ा सा मार्जिनली जो है वो कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन थोड़ा सा आउट ऑफ वे हो सकता है, इसलिए हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ये थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई न्यू ईयर्स, क्या होगा, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। बोलते हैं ना लोग कि मैंने एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन लिया है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, लेकिन क्या होता है, 1 हफ्ते बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, टूट जाता है रेजोल्यूशन। तो अक्सर ये जो न्यू ईयर जब होता है, तब ये शब्द जो है वो ज़्यादा सुनने को मिलता है, और न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ें आती हैं कि फलाने जो है एक्ट्रेस ने या एक्टर ने ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि ये चीज़ फॉलो करेंगे। जैसे इसमें ये लिखा है कि न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन इज़ टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। तो यहाँ पे रेजोल्यूशन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सही होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन अ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड का मतलब होता है कि आप जो है किसी और को बताते हैं, फिर वो आपको आगे रिपोर्ट करता है, ठीक है। रिपोर्टर नहीं होते, वो जाते हैं न्यूज़ में, उसके बाद एक एंकर पर्सन होता है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच आप उसके ज़ुमरे में रख सकते हैं, ठीक है, उसकी कैटेगरी में। इज़ द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड तरुण। क्या दरवाज़ा बंद है, अलका ने तरुण से पूछा। यहाँ पे आप जो है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है ऐसा वाला, तो एक कंफर्मेशन की बात हो रही, ठीक है, मतलब कि ये कंफर्म करने की बात हो रही कि क्या दरवाज़ा बंद है। तो जैसे कोई बात होती है तो इसमें वेदर का ऑप्शन लगता है, जो वेदर होता है ये वेदर, वो मौसम वाला वेदर नहीं, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, इसकी स्पेलिंग ये होती है। वेदर जो मौसम वाला होता है, इसकी स्पेलिंग ये होती है, ये दूसरा वेदर होता है, ठीक है। तो वेदर द डोर वॉज क्लोज्ड, ये सबसे सही लग रहा है अगर आपको रूल पता है। चलिए, आपको रूल नहीं पता है, मैं कहता हूँ कि कैसे आप इसको एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। चलिए पहला पढ़ते हैं। अलका आस्क्ड तरुण, इज द डोर क्लोज, मतलब बिल्कुल सेंस नहीं बना रहा कि आस्क तरुण, उसके बाद इज आ गया, कोई कॉमा कुछ नहीं, तो इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन को। अगला पढ़ते हैं। अलका आस्क तरुण इफ द डोर इज क्लोज, थोड़ा सा लग रहा कि हाँ सही हो सकता है, चलिए पार्शली इसको सही मान लेते हैं। अलका आस्क तरुण वेदर सी क्लोज द डोर, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है। तो इसमें लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि अलका ने ये पूछा क्या मैंने दरवाजा बंद किया, क्या ऐसा सेंस निकल रहा है इसका, बिल्कुल नहीं, ऐसा सेंस नहीं निकल रहा। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा क्यों आ जाएगा, है ना। तो जब क्वेश्चन मार्क हटता है तो वेदर ही यूज होता है कि क्या दरवाजा बंद है कि नहीं, कंफर्मेशन के लिए। वेदर मैच विल हैपन और नॉट, जैसे अभी बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, तो इसमें रेन की काफ़ी चांसेस थे, तो इसमें यही हो रहा था कि वो वाला इफ़ वाला वेदर, ये वाला वेदर नहीं, बारिश वाला वेदर नहीं, ये वाला वेदर नहीं, ये वाला वेदर, कि क्या मैच होगा या नहीं होगा, एक बायस के साथ पूछा जाता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया कि आपने कैसे किया, दो को एलिमिनेट कर दिया। इनमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, और अगर आप मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने एक ऑप्शन कोई भी अपने हिसाब से, ज़्यादा सही यही लगता है, आप थोड़ा बहुत भी अगर रूल फॉलो करते हैं तो यही फॉलो होता है, ठीक है। तो इसमें ही दोनों में अगर डाउट है तो 4 में ही आप लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को दो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगे, लेकिन आप करके आइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है। अटेम्प्ट करना बड़ी चीज़ होती है, उसी में आपके मार्क्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। चलिए देखते हैं अगला, फोर्थ। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या है, एन इंस्टीट्यूशन दैट इज यूज्ड एज अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, डॉर्मेट्री क्या है,
डॉर्मेट्री को अक्सर जो है कॉलेज और जो हॉस्टल्स होते हैं उनमें उनके लिए यूज़ किया जाता है कि आप कोई हॉस्टल या कोई रूम टाइप का है जिसमें आप जो है मतलब जनरली स्कूल या फिर हॉस्टल्स के सेंस में डॉर्मेट्री यूज़ होता है, ठीक है। आप जहाँ अपना सामान रख सकते हैं पर्सनल यूजेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो डॉर्मेट्री उसके सेंस में यूज़ होता है, ठीक है। इन्फर्मरी चलिए आपको नहीं पता मान लीजिए, ठीक है। हॉस्टल बिल्कुल गलत कर दीजिए। क्या हॉस्टल ऐसे यूज़ होता है क्या? हैंगर, हैंगर आपने सुना है क्या? हैंगर क्या होता है? जहाँ पे प्लेन्स खड़े होते हैं, हैंगर। अब एक हैंगर और होता है जिसमें कपड़े वपड़े लटकाए जाते हैं, है ना? उसकी स्पेलिंग क्या होती है? उसकी स्पेलिंग होती है हैंगर। HANGER होती है और ये GAR होता है। तो यहाँ पे प्लेन खड़े किए जाते हैं, इसे हैंगर बोलते हैं, और ये हैंगर ये होता है, ठीक। तो हैंगर भी आपने काट दिया, ये भी काट दिया, डॉर्मेट्री भी काट दिया, डॉर्मेट्री भी काट दिया, बचा क्या? मान लीजिए नहीं पता था, फिर भी आपने इन्फर्मरी जो है वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस, हेल्प द नीडी पीपल। अब जो है पैसिव वॉइस में एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, ठीक। तो पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है, अभी थोड़ा सा अलग कह सकते हैं आप सेंटेंस है जिसमें आप वो थोड़ा-सा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन 25 में अगर आपको 20-21 ऐसे मिल जा रहे हैं जो लॉजिक से सॉल्व हो जा रहे हैं, और 3-4 में अगर आपको कहीं पे ऐसा मिलता है जहाँ पे आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो चलिए फिर भी उसमें हम कोशिश करते हैं कि क्या सही हो सकता है। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता, और मैं उसी तरीके से ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, आपकी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर है, लेकिन लॉजिक से आप जो है इसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए मुझे भी नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा? हेल्प द नीडी पीपल। द नीडी पीपल आर हेल्पिंग, बिल्कुल उल्टा मतलब हो गया ना। कह रहा कि ज़रूरतमंदों की मदद करो। अब इसमें क्या लिखा है? ज़रूरतमंद जो है वो मदद कर रहे हैं। ज़रूरतमंद मदद कर रहे हैं, ये कहीं से आपको इसका सेंस मिल रहा? तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? होगा ये कि ये गलत हो जाएगा, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेट द नीडी पीपल बी हेल्प्ड में भी सही हो सकता है, मुझे भाई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। द नीडी पीपल आर बीन हेल्प्ड। अबे आर के साथ बीन कब आपने देखा? सपेरा वाला बीन नहीं, ये वाला बीन कभी देखा है आपने? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर रीडिंग से ये सब चीज़ें आपको रूल नहीं भी पता है, लेकिन आपको ऑड लग रहा पढ़ने में। आपने कहा भैया इसको भी हटा दो, क्योंकि ये तो बड़ा ऑड लग रहा पढ़ने में, ये मैंने कभी नहीं देखा। लेट द नीडी पीपल बीइंग हेल्प्ड। अब जब भी लेट के साथ ये कोई सेंटेंस आता है तो बीइंग तो नहीं आता है, बी आता है। मुझे नहीं पता कौन सा सही, लेकिन सेंटेंस की फॉर्मेशन से वो चीज़ पता चल रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब मुझे नहीं भी पता तब भी मैं सही तक पहुंच गया, पहुंचा ना सही तक। मैंने आपको कोई रूल नहीं बताया, कोई रूल नहीं बताया एक रत्ती भर का कि यहाँ पे ऐसा यूज़ कर लो, लेट लगा दो, फिर ये कर दो, फिर सिंगल वर्ब यूज़ कर लो, फिर ये ले आओ वो ले आओ, कुछ भी नहीं। सिंपल ये जो ऑप्शंस के जो फॉर्मेशंस हैं, इनकी हेल्प से आपको सही आंसर तक पहुंचा दिया। अब यही सही आंसर है, ठीक है। इम्पेरेटिव कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें एक आदेश टाइप का है कि, या आदेश कह लो या उपदेश कह लो, ठीक है। वैसे होता तो सेंटेंस जो है लेट के साथ स्टार्ट होता है। तो अगर आपको रूल पता तो आप इनको हटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इनको हटा देंगे, और इनको हटाने के बाद आप फिर लेट वालों पर फोकस करेंगे। इनको हटाया आपने, अगर आपको रूल पता है तो लेट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा तो देखा तो यहाँ बीइंग था, तो लेट बी यूज़ होता है, लेट और बी। बीच में क्या आता है? जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बीच में ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और उनके बाद जो है बी लग जाता है, ये रूल होता है। क्या रूल होता है? लेट, और जिनको हेल्प करने की बात की जा रही या जिनके बारे में बात की जा रही वो आ जाते हैं, उनको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आप, ठीक है, और बी, ये आपका रूल होता है। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं।
और इतने ही सिंपल रूल्स वाले चीज़ें आती, लेकिन आपके लिए ज़्यादा कारगर क्या है, ज़्यादा कारगर है कि आप थोड़ी रीडिंग करें, थोड़ी फेमिलियरिटी डेवलप करें लैंग्वेज के साथ, और बेसिक रूल नहीं भी पता होते हुए आप सही आंसर तक पहुंच जाएं। ठीक है। सेलेक्ट सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो इसमें गलत लिखा हुआ है। प्रोफेशनल डबल एस लिखा है, गलती देखो कहाँ कहाँ पे देते हैं, हमें ध्यान देना है। गलती कहाँ कहाँ पे देते हैं, कभी डबल एस का बड़ा कर लेते हैं, कहीं पे डबल एस की गलती होती है, कि जैसे कहीं एस हुआ या डबल एल होता है, या आई ई की गलती होती है, ओ यू की गलती होती है। जैसे मोमेंटस लिखना है तो कहीं पे यू ओ कर देंगे, कहीं पे ई आई कर देंगे, ठीक है, और डबल एल में कहीं एल कर देंगे, कहीं एस कर देंगे। लगभग इसी तरह की गलतियाँ आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सिंपल होती हैं और ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या मिलता है। प्रोफेशनल, डबल एस लगा, आई ओ एन ए एल, प्रोफेशनल सही है, इनकरेक्ट नहीं है। डिलेमा, अब डिलेमा में डबल एल होता है क्या, डबल एल होता है, मुझे लगता है एल होता है, सिंगल एल होता है डिलेमा जो होता है। डिलेमा, डिलेमा नहीं बोलते उसे, डिलेमा बोलते हैं, इसीलिए डिलेमा। डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है कि असमंजस में, ठीक है, असमंजस होता है। तो इनडायरेक्टली पता चल गया भाई, चलो यही होगा, पता चल गया कि यही होना चाहिए। तो परपुचुएट और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ मतलब इसमें जब एक मिल गया तो आगे कुछ बढ़ने की जरूरत नहीं। परपुचुएट का मतलब ऐसे होता है कि चलते रहना, ठीक है, अनंत काल तक, जैसे कि इटर्नल वगैरह इसमें सिनोनिम्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो पता ही है, ठीक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मैग्निफिसेंट, एंटोनिम्स बताना है। अब मैग्निफिसेंट का मतलब आपने कब सुना होगा। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, यहाँ पे मान लीजिए आपको नहीं पता, तो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, आप जो है एक ऑड वन आउट ढूंढें। क्या होता है, जैसे एंटोनिम या सिनोनिम पूछता है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि एक ऑड वर्ड होता है, मतलब कि तीन एक ही मीनिंग निकाल रहे होंगे, और एक कोई जो होगा, चारों में से कोई एक होगा जो अलग डिफरेंट मीनिंग निकाल रहा होगा। तो आपको अगर दोनों चीज़ों का नहीं भी पता है, तो आप जो है उसको एक तरह से आप, जैसे रीजनिंग में ऑड और आउट नहीं होता है, वैसे निकाल के बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैग्निफिसेंट में। और जहाँ मैग्नी, एम ए जी, मैग, मतलब ऐसा कोई वर्ड जो हो, ठीक है, इसके आगे मैग्नी और या मैग्नस ऐसे करके लगाओ, तो इसका मतलब होता है कि बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़े के बारे में बात की। जैसे एक वर्ड होता है मैग्लोमेनिया, मैग्लोमेनिया, या और कौन सा होता है, मैग्नैनिमस, समझ गए। तो ये सब ऐसे चीज़ों के लिए यूज होते हैं कि अपने अपने बारे में बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताने वाला, या इतना घमंड करने वाला, घमंडी टाइप का, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होता है। मैग्निफिसेंट का यूज़ होता है बहुत ही शानो शौकत के उसमें सेंस में, ठीक है। और ये कहाँ से पता चलता है, ये आप न्यूज़पेपर रीडिंग से आप ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए ऑड वन आउट ढूंढते हैं। मान लीजिए आपको मैग्निफिसेंट का मतलब नहीं पता, माइटी एक ही, अब यहाँ पे MIGHTY लग गया और यहाँ भी मैग्ना लगा है, तो नॉर्मली एक ही जो है वो चीज़ इंडिकेट कर रहे होंगे, ग्रैंडियोज। और एक और चीज़ है, मैग्ना हो गया और ग्रैंड, ये भी जो है एक ही सेंस में यूज़ होता है। मतलब जैसे कि एक वर्ड होता है ग्रैंड, ग्रैंडियोसिटी, मतलब अपने बारे में ऐसी चीज़ें बताना, ऐसी चीज़ें गढ़ना कि लगे कि जो है अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना, ठीक है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहना। तो साइकोलॉजी में एक बीमारी मानी जाती है ग्रैंडियोसिटी, ठीक है, और ग्रैंडियोज जो है उसी से मिलकर बना। तो मतलब जहाँ पे ग्रैंड और मैग्ना आ जाता है, वो भी सेम मीनिंग इंडिकेट करता है, सेम सेम मीनिंग इंडिकेट करता है। तो चलो हमें अब दो तो यहाँ पे नहीं हो सकते, क्योंकि इंटोनिम ढूंढ रहे हैं ना, तो दो नहीं हो सकते। अब हमें माइटी और, नहीं, मॉडेस्ट और अपुलेंट में ढूंढना है। किस में ढूंढना है, माइटी और, चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार, माइटी और अपुलेंट में
ढूंढना होगा हमें। मॉडेस्ट में, सॉरी, मॉडेस्ट और अपेलेंट में। अब दोनों में से जैसे आपको नहीं पता है तो आप दोनों में से कोई एक जो आपका जो गट फीलिंग बोल रही हो वो सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, मतलब उसको टिक कर दीजिए। तो उसमें क्या है कि आपके सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा और दिमाग लगाएंगे अगर, तो मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ तक मान लीजिए आप पहुँच गए लेकिन आगे नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आप एक टिक कर दीजिए, ज़्यादा दिमाग, क्योंकि वो इतना टाइम नहीं होता सोचने का। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है। अच्छा चलिए, ऑपोलेंट नहीं पता मुझे, मॉडेस्ट का क्या मतलब होता है। मॉडेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का, मतलब किसी चीज़ में कम रहना, ठीक है, मॉडेस्टी जैसे बोलते हैं। तो मॉडेस्टी मतलब विनम्रता होता है। तो विनम्रता और मैग्निफिसेंट, हालाँकि एक चीज़ ध्यान रखिए, जो एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं तो एग्ज़ैक्ट मीनिंग जो है वो क्लियरली वो स्पेल्ड नहीं कर रहे होते, जो मीनिंग होते हैं। मतलब जो वर्ड्स दिए होते हैं, उनकी जो मीनिंग होती है वो एग्ज़ैक्टली सेम नहीं होती हैं। बस वो इंडिकेट करती है कि हाँ, एक ही तरफ है, मतलब ठीक है? तो मॉडेस्ट जो है वो थोड़ा उल्टा जो है इसका मीनिंग निकल रही, मैग्निफिसेंट की। तो यही आप सेलेक्ट कर दिए अगर आप थोड़ा और सोच पा रहे हैं तो। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। We questioned the marks of the students on different subjects and compared their performance for the year। तो क्या क्वेश्चन होता है क्या? We question the mark? नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नहीं होता, प्रोब भी नहीं हो सकता। अब सीबीआई प्रोब, क्या ऐसा कोई जो टीचर होते हैं ऐसा कोई प्रोब करते हैं क्या मार्क्स में, कि अब प्रोब की जाएगी भाई फलाने शुक्ला की या जो भी हैं उनकी जो है वो प्रोब की जाएगी कि भाई उनके मार्क्स इतने ख़राब क्यों आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। या और इंस्पेक्टेड भी, ये जनरली लॉ एंड ऑर्डर के जो ये शब्द हैं ये हैं, ठीक है। क्वेश्चन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फिट नहीं बैठ रहा मार्क्स के साथ। तो एक ही बचता, वो एनालाइज्ड। मैंने कोई रूल नहीं बताया, कोई ऐसा कुछ नहीं बताया, सिर्फ सेंसिबल चीज़ों के आधार पे मैं आपको एलिमिनेट करवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप शेयर भी कर दीजिए, और अगर और ज़्यादा पसंद आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। तो एरर का क्वेश्चन है, सिंपल। मान लीजिए आपको पूरा मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो एरर। सेलेक्ट द पार्ट्स दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रमन पुटेड। अब मुझे तो नज़र आ गई, पहली नज़र में जो है मुझे तो पता चल गया कि इसमें क्या नहीं होगा, क्योंकि एक चीज़ बहुत ही, मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है कि पुट जो होता है ना, अब मुझे तो नज़र आ गए तो इसलिए रहा नहीं क्या कि पूरा पढ़ लूँ, क्योंकि एक ही ऑप्शन मुझे सेलेक्ट करना, वो दिया भी है। तो पुट और पुट और पुट, ये तीनों फॉर्म जो होते हैं पुट के वो एक ही होते हैं, पुटेड नहीं होता है। समझ गए? तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। तो ये एरर जो है यहाँ पे चौथे में, मतलब ये इस सेंटेंस के इस पार्ट में और चौथे ऑप्शन में। समझ में आया? तो ऐसे ही जो है आप ध्यान से करेंगे तो आप जो है पता चल जाएगा। और मैंने भी जो है ये क्वेश्चन जो है कोई पिक एंड चूज़ नहीं की, ये एक ही किसी पेपर से प्रीवियस ईयर आपके सीजीएल टायर 1 का जो पेपर होता है पिछले साल का ही, किसी सेट से किसी दिन से उठाए गए हैं। मुझे भी नहीं पता कौन से सेट से उठाए गए हैं, लेकिन आप जो है इतना विश्वास कर सकते हैं, आप रीचेक भी कर सकते हैं, ठीक। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बाउंड्री, फोटोग्राफ, कंपिटेंसी, प्रोसेसिंग। कुछ लोग क्या होता है ना, मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा था कि विश्वास करिए, विश्वास कर कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं या ऐसा शक जाहिर करते हैं कि सर ने इजी क्वेश्चंस उठा लिए अलग अलग शिफ्ट से या कहीं और से, और यहाँ पे जो है अपना लॉजिक दे रहे हैं। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपके सामने ही ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपके सामने ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और इसमें लॉजिक दे रहा हूँ आपको, तुरंत इंस्टेंट जो है आपको बता रहा हूँ कि क्या सही हो सकता है। क्योंकि ये इंग्लिश के जो, मतलब जो तैयारी का जो लेवल होता है ना, उसमें काफ़ी नीचे, मतलब एक जो मिडिल लेवल होता है ना, उसके भी काफ़ी नीचे जो है ये आते हैं। समझ गए?
तो इतना हीन भावना पैदा करने की अपने अंदर ज़रूरत नहीं है। लगे रहिए और आप लोग इंग्लिश में ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली में देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। बाउंड्री, क्रिकेट में भी लगती है ना बाउंड्री, और ऐसे भी बाउंड्री। फोटोग्राफ, PHOTO, फोटो तो PHOTO होता है ना, देखो इसी में पकड़ में आ गया कि फोटोग्राफ की सही स्पेलिंग क्या होती है, फोटोग्राफ। अब इससे ज़्यादा इजी क्या देंगे बताइए आप। फोटोग्राफ की स्पेलिंग जो आप लोग रात दिन खींचते रहते हैं, स्टेटस स्टेटस लगाते रहते हैं, तो आपको फोटोग्राफ तो दिखता ही होगा ना मोबाइल फ़ोन में हर रोज़ रात दिन। तो फोटोग्राफ जो है वो होता है, इसमें ओ नहीं दिया था इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। आगे देखने की जरूरत भी नहीं। कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब होता है, कॉम्पिटेंस निपुणता जिसे हिंदी में बोलते हैं, समझ गए, कौशल, प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना किसी चीज़ को, मतलब विश्लेषण करना उस चीज़ का। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, फिर से एरर का आ गया। चलिए देखते हैं। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डूम। अब थोड़ा सा ही मुझे लगता है कि ये जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल पे, मतलब टायर 1 के लेवल से थोड़ा सा ऊपर का है। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन अभी देखो 12 कर चुके, 12 में कोई भी ऐसा नहीं था जो आप लॉजिकल वे में आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। पहला ऐसा मिला, मुझे लगता है इसमें स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत है। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। मतलब जैसे कोई इंटरव्यू जॉन देने गया होगा, उससे जो रिक्रूटर्स थे वहाँ के, जो इंटरव्यूअर वगैरह होंगे, वो काफ़ी प्लीज्ड थे जॉन की पर्सनैलिटी और उसके नॉलेज से। समझिए, डोमेन नॉलेज का मतलब होता है कि अपनी फील्ड में नॉलेज, समझिए। तो प्लीज्ड टू नहीं लगता है, प्लीज्ड टू नहीं लगता है, प्लीज्ड विद लगता है। अगर किसी के साथ कंप्लीटली कोई ऐसे इंप्रेस हो जाए तो प्लीज्ड विद जो है ज़्यादातर ये यूज़ होता है। वाइट कर लेता हूँ इसको। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत थी, प्लीज्ड विद लगता है। वैसे भी चलिए मान लीजिए आपको रूल नहीं बता, ध्यान आ गया तो चलिए बता ही देता हूँ ये चीज़, क्योंकि सॉल्व करते करते कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती कि बिना रूल के भी क्या इसको कर सकते थे क्या। तो किस चीज़ में आप ऑप्शन देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये भूल जाइए ये वाला, या आपने कोई सेंटेंस पढ़ा है इसको भूल जाइए। चलिए पहले ऑप्शन पे चलते हैं, क्या है पहले ऑप्शन चलते, क्या है पहला ऑप्शन, ये है डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। डोमेन नॉलेज एंड पर्सनैलिटी, इसमें क्या गलत हो सकता है, आप स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग भी गलत होती है कई बार। तो डोमेन में क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, नॉलेज में क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड में क्या हो सकता है, पर्सनैलिटी, कुछ भी गलत लग रहा है, दिख रहा कुछ गलत, बिल्कुल नहीं। तो इसमें कोई गलती नहीं, ये ऑप्शन काट दीजिए। एरर ढूंढना है ना, तो इसमें कोई एरर नहीं हो सकती, ना इसमें कोई वर्ब लगनी थी, ना एडवर्ब लगनी थी, ना एडजेक्टिव लगना था। सिंपल ये लिखा है कि ये ऐसे लिखा है, इसको आप काट दिए। इसमें क्या गलती हो सकती, द रिक्रूटर्स में कोई गलती हो सकती, यहाँ पे बस इतना ध्यान दीजिए, वॉज लगा था और रिक्रूटर्स भी लिखा है, बस सॉरी वर लिखा, अगर वॉज लिखा होता तो हो सकता है यहाँ पे कोई चेंजेस की ज़रूरत पड़ती, लेकिन द रिक्रूटर्स में कोई मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग में भी कोई मिस्टेक नहीं है, इसको भी हटा दी क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं हो सकती। अब वर प्लीज्ड, अब जैसे मैंने कहा एस यहाँ हो गया और वर प्लीज्ड वॉज, इतना तो आप बेसिक नॉलेज रखते ही होंगे ना कि सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं उसमें वॉज और वर कहाँ कैसे लगता है, ये तो समझते होंगे ना, बेसिक इतनी तो नॉलेज होगी है टेंसेस की। अगर आप इंग्लिश जो है इतने ग्रेजुएट लेवल तक कहीं ना कहीं आपने अंग्रेज़ी पढ़ी होगी तो इतना तो नॉलेज होगा ही। तब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा बहुत स्टडी कर लीजिए, मतलब एक दिन भी नहीं लगेगा ये समझने में आपको। तो ये जब वर प्लीज्ड हो गया, रिक्रूटर्स हो गया, तो अगर इसमें मिस्टेक नहीं है तो इसमें भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसके हिसाब से सही है। क्या बचा, आपको नहीं भी पता कि अगर इसमें विद लगना है या एंड लगना है या बाई लगना है या कुछ भी लगना है, इसमें ही मिस्टेक है, क्योंकि सारे और किसी में मिस्टेक हो ही नहीं सकती। मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया ना, बिल्कुल, मतलब कोई नॉलेज की ज़रूरत है ही नहीं ग्रामर वगैरह की, बिल्कुल एकदम ऑप्शंस की हेल्प से कर दिया।
किया कि नहीं आपके सामने, तुरंत मुझे याद आया कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में ये जो स्लैश लगा है ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ से डिवाइड हो गया, ठीक है? कहाँ-कहाँ से डिवाइड हो गया, ये हमें साफ-साफ पता चल रहा। तो एक ही ऐसा पार्ट था जहाँ पे आप फँस सकते थे, तो इसको आपको सामने है आपके कैसे किया गया है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम एट द 11th आवर। एट द 11th आवर कैसे बोला जाता है इसको? मान लीजिए आपको चलिए नहीं पता, चलिए फिर से लॉजिक लगाते हैं। मैं तो लॉजिक ही बताने के लिए आपको आया हूँ। चलिए लॉजिक लगा एट द 11th आवर आपको नहीं पता। हालाँकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कोई भी आपसे एक्सपेक्ट करेगा, टीचर की बात नहीं कर रहा, कोई भी। ऐसा जो ये जो ईडियम है ये आप सुनते ही रहते होंगे। क्रिकेट कमेंट्री सुनते होंगे, अगर क्रिकेट देखते हैं, कोई भी स्पोर्ट देखते हैं तो बहुत यूज़ होता है। न्यूज़पेपर में तो मतलब यूज़ ही होता है। अभी जैसे मोदी जी जो है वहाँ गुजरात में जो पुल का जो हादसा हुआ, दुखद एक हादसा हुआ, तो उसमें जो है जब विज़िट करने गए तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने ये कहा कि एट 11th आवर अस्पताल की जो क्या बोलते हैं उसको कि रिनोवेशन वगैरह होने लगा। लास्ट समय में क्या शुरू हो गया? रिनोवेशन शुरू हो गया। तो ये तो बहुत ही बेसिक है मतलब, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कि आपने नहीं सुन रखा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बस आपको बेसिक टेंस वेंस की जानकारी, बाकी आप ज़्यादा इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? तो आपने नहीं सुन रखा। तो इसमें ऑप्शंस की हेल्प से एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? एट 11 AM क्या ऐसी कोई इडियम होती है कि डायरेक्ट वही मीनिंग बता दे? मतलब वही मीनिंग निकालती हो, ऐसा कोई इडियम होता है क्या? एट 11 PM जब ये गलत तो फिर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक? 1 आवर बिफोर मिडनाइट क्या सही लग रहा है क्या? एट द वेरी लास्ट मिनट, चलिए इसमें दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। कुछ लोग समझे कि कुछ लोग होते हैं इतने बचकाने कि उनको शायद इतना भी होता है कि 1 आवर बिफोर मिडनाइट, एट द वेरी लास्ट मिनट। चलिए कौन-सा सही करना चाहेंगे? कौन-सा ज़्यादा सही लग रहा है? कोई ऐसी फ्रेज़ आपने पढ़ी है, चलिए दोनों मान लीजिए आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं, तो दोनों दो तो एलिमिनेट हो गए ना। बिल्कुल लॉजिक से फॉलो नहीं करते कि 11 बजे या 11 दिन के 11 बजे या रात के 11 बजे, ऐसा कुछ होता है क्या? कभी आपने कोई इडियम सुनी कि रात के 9 बजे के लिए कोई इडियम होती हो, 8 बजे के लिए कोई इडियम या फ्रेज़ होती हो? होती है क्या? नहीं होती भाई। तो इन इन दोनों में से सेलेक्ट कर लीजिए। हालाँकि ये जो है ना, ये समझो कि 11 AM कह रहा है, लेकिन मैंने कहा चलिए आप उतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। 1 आवर बिफोर मिडनाइट या 11 PM ही लिखा है, ठीक है? सॉरी ये PM है। ये जो है, ये जो 1 आवर बिफोर मिडनाइट लिखा है, ये PM ही लिखा है समझो, 11 PM ये, ठीक है? तो दोनों ये सारे तीनों एलिमिनेट हो गए अपने आप, एक क्या हमें सही मिल गया, मिला कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड, मतलब जम्बल्ड का मतलब होता है कि इधर-उधर दिए इनको मिला के आपको एक सेंटेंस बनाना है। अब कुछ लोगों को मैंने देखा कि इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। मतलब उनको लगता है कि ये पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। उनको लगता है कि इंग्लिश की बड़ी जानकारी, बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी इसको सॉल्व करने में। लेकिन मैं बताता हूँ कि आपको, अगर आपने 12th क्लास तक अंग्रेजी पढ़ी है, और मुझे लगता है आप सीजीएल की प्रिपरेशन तभी कर रहे होंगे जब आपने 12th क्लास तक अंग्रेजी कहीं न कहीं पढ़ी होगी, ठीक? उतनी ही अंग्रेजी पढ़ी तो आप ये अरेंज कर ले जाएँगे। मैं बताता हूँ, आपको सब कुछ अरेंज नहीं करना। ऑप्शन इतने ईज़ी दिए होते हैं ना, ऑप्शंस की हेल्प से आप कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें। आई वाज़ शॉक्ड टू फाइंड माय हाउस अनलॉक्ड। टू माय एस्टोनिशमेंट आई फाउंड दैट माय सन हू हैड a spare key had come in my absence. Had come in my absence. एक मिनट, सही दिख नहीं रहा होगा, चलिए। लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, आई रैन इनसाइड फियर दैट माई हाउस हैज़ बीन रॉब्ड। अब इसमें दो आपकी जोड़ी ढूंढनी है जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती हो, ठीक है? ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगती हो।
तो किस चीज़ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? तो क्या कोई बीच में ऐसे स्टोरी स्टार्ट करता है कि मैं शॉक था टू फाइंड माय हाउस अनलॉक्ड, मैं जो है बहुत बड़ा परेशान था या बड़ा शॉक्ड हो गया कि मेरा घर जो है वो अनलॉक था। क्या ऐसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या? नहीं होता है। टू माई astonishment आई फाउंड दैट माई सन हु हैड स्पेयर की हैड कम इन माई एब्सेंस। चलिए, हो सकता है कि ये चीज़ हुई हो, लेकिन ये बाद में होगी किस चीज़ की? अगर ये सेंटेंस कह रहा होगा, मतलब ये जो चीज़ है कि मैं पहले शॉक्ड था, लेकिन मेरा मतलब जब मुझे पता चला कि जो मेरा बेटा है वो बाद में एक जो दूसरी चाबी होती है घर की, 2-3 चाबियाँ थी, तो उसमें एक चाबी लेकर के मेरी अब्सेंस में जब मैं अनुपस्थित था, तो वो जो है घर में आ गया। इसके बाद ही आएगा ना, है ना? इसके बाद ही तो आएगा। तो ए और बी वो साथ में आएँगे। आएँगे कि नहीं? ए और बी कहाँ साथ में? यहाँ साथ में और यहाँ साथ में। अब ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए क्योंकि यहाँ साथ में नहीं है। इन नीचे वाले ऑप्शंस में ए, बी साथ में नहीं। तो या तो इसी से स्टार्ट हो जाएगा या फिर सी से स्टार्ट होगा। तो सी में देख लेते हैं कि स्टोरी बन पा रही कि नहीं। लास्ट संडे आई रिटर्न्ड होम लेट एट नाइट। अब कहानी बन रही कि नहीं? मतलब इसके पहले क्या हुआ होगा कि पहले वो घर पहुँचा होगा ना, मतलब घर पहुँचा तो देखा घर खुला हुआ था। फिर देखा कि उसका लड़का जो है वो चाबी लेके घर में घुसा हुआ था अंदर। आई रैन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज़ बीन रॉब्ड। तो मैं घर पहुँचा, आई रैन इनसाइड फियर, मतलब मैं डर गया कि भाई मेरा घर तो लूट लिया गया। लेकिन लास्ट संडे आई रिटर्न होम एट नाइट। सी ए सी ए सॉरी, एक चीज़ यहाँ एक मिनट, यहाँ पे एक मतलब गलती हो रही है क्योंकि इसमें जो है वो ये चीज़ पढ़ने से पता चली कि लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट। थोड़ा सा थोड़ा सा कठिन हो गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जब पूरा पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये उतना भी ईज़ी नहीं है, लेकिन बनाने की कोशिश ज़रूर करी जाएगी। पहले आपने स्टोरी एक बनाई कि लास्ट संडे, सी पहले होगा। इसमें सी है, ठीक? इसमें सी पहले है ना? लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट। आई वाज़ शॉक्ड टू फाइंड माय हाउस अनलॉक्ड। तो पहले ये होना चाहिए ना, कोई घर में पहुँचा तो क्या शॉक होगा ना? क्या होगा पहले एकदम से दौड़ थोड़ी जाएगा अंदर, पहले तो क्योंकि सेंटेंस में लिखा कि पहले तो उसका रिएक्शन होगा, तो शॉक होगा, तो सी के बाद ए होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा जिसको मैंने पहले एलिमिनेट कर सी ए। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन आप स्टोरी बना करके ऐसे ही करिए, क्या करिए? एक स्टोरी बनाइए, जितने सेंटेंस लिखे हैं, अगर आपको थोड़ा-सा भी समझ में आता है कि क्या ये कह रहा, तो एक के बाद एक डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? अब ये थोड़ा-सा मान लीजिए अभी तक 2 ही ऐसे मिले हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि सर लॉजिक मान लीजिए ये हो गया, ठीक है? उतना लॉजिक नहीं बन पाया। मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा था तो वो उतना फिट नहीं बैठ रहा था, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 2 ही मिले हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में सिर्फ अभी तक 2 मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडजस्ट करना है क्या सिनोनिम बताना है? एडजस्ट का शिफ्ट होता है क्या? शिफ्ट होता है क्या? बता दीजिए। शिफ्ट का मतलब तो भाई एडजस्ट से अलग ही हो जाता है ना। मूव करना ये भी अलग है, चेंज करना ये भी अलग। मैंने अभी आपको क्या बताया था, हल्का सा भी मीनिंग जिनकी एक हो रही हो, शिफ्ट, मूव, चेंज एक जैसे है ना, इसमें से आपको हर चीज़ का मीनिंग पता होगा। अब आप इसको स्विफ्ट मत समझ लेना, शिफ्ट को। स्विफ्ट स्विफ्ट का मतलब तेज, हवाबाजी वाला स्विफ्ट। एक कार भी आती है स्विफ्ट नाम से, स्विफ्ट डिजायर। तो एडजस्ट जो है वो अडेप्ट हो गया। तीनों भाई अब एलिमिनेट हो गए, एक ही सही बचा एडेप्ट। ये भी इजी था ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, प्लैनेट क्या ग्रुप ऑफ स्टार होता है क्या? तो हटाओ, फालतू में यहाँ पता नहीं घुसा क्या कर रहा।
प्लैनेट्स को हटाओ, एस्ट्रोनॉमी को हटाओ, ज्योतिष वोतिष थोड़ी ना होती है ग्रुप ऑफ स्टार। सिर्फ सिंपली ये पूछ रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टार का मतलब इसमें क्या सब्स्टिट्यूट पूछ रहा है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एस्ट्रोनॉमी होता है क्या, स्टडी ऑफ स्टार्स आप कह सकते हैं, या प्लैनेट पोजीशंस वगैरह, उनको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं प्लैनेट, ठीक है। अब जितने भी हैं स्टार्स के अराउंड घूमते हैं उनको प्लैनेट प्लैनेट बोलते हैं। तो राइड भी प्लैनेट उसमें घूमते हैं, लेकिन ये प्रॉपर अपनी इनकी एक ऑर्बिट होता है, उसे ही इसीलिए प्लेटो को निकाल दिया गया था। प्लैनेट्स की जो डेफिनीशन होती है उससे निकाल दिया गया था। 8 ही प्लैनेट हैं अभी, 8 ही प्लैनेट हैं अभी, क्योंकि प्लूटो को हटा दिया गया था, 9 प्लैनेट नहीं है। तो कॉन्ग्रेगेशन और कॉन्स्टलेशन, तो कॉन्ग्रेगेशन जो है वो कैसे यूज़ होता है, कहीं पे कोई भीड़ लगती है या कहीं कोई पार्टी होती है या कोई मीटिंग होती है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेगेशन यूज़ होता है। कॉन्स्टलेशन जो है वो स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार, जैसे एक सरस्वती कॉन्स्टलेशन, उसके लिए जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। देख लिए ना, क्या सही है इसमें, कॉन्स्टलेशन सही है। सिंपल सा नॉलेज लॉजिक अप्लाई करके आप कर सकते हैं इसको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो सब्स्टिट्यूशन। तब सेलेक्ट करना, देखो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड जो है ना, देखो 2 नंबर पे दे दिया, मैं 4 पे देख रहा था, मैं कहा अरे दिया तो है लेकिन नो सब्स्टिट्यूशन कहीं नहीं दिया। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। Among applied sciences, medicine is one which have given man some power over death. मेडिसिन एक तरह से जो यूज बता रहा ना यहाँ पे, वो सब्जेक्ट के तौर पे, मेडिसिन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे जब भी यूज होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब। दिख रहा ना, एक मिनट यहाँ लिख लेते, मतलब सब्जेक्ट जो भी, जैसे प्लूरल सेंस यूज हो रहा होता है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स हो गया या फिजिक्स हो गया, ये प्लूरल लगते हैं, लेकिन प्लूरल लगते हैं लेकिन इनके जो मीनिंग होते हैं, मतलब ये जो सेंस निकलता है इनका, ये सिंगुलर ही होता है, ठीक है। देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये होते सिंगुलर है। तो इज यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रेडिक्टरी हो रहा है, इज और हैव। इज सिंगुलर होता है, हैव जो है वो प्लूरल होता है, तो प्लूरल प्लूरल ही होगा भाई, एक ही चीज़ होगी, है ना। हैव तो नहीं होगा फिर। इज वन विच हैज़ गिवन मैन सम पावर ओवर, तो किस में दिया, हैज़ में दिया, यही सही होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको डिफ़िकल्टी की कैटेगरी में रख सकते हैं, थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं है, हल्का सा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा। इसमें कोई ज़्यादा आप लॉजिक फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि सारे जो है वो, सारे ही जो है वो एक ही तरह के मीनिंग निकाल रहे हैं नीचे ऑप्शंस में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, उतना भी डिफ़िकल्टी लेवल नहीं। स्टॉर्म इन ए टी कप, तो इसको तो मैंने काफ़ी अभी रिसेंटली 15-20 दिन हुए होंगे, एक न्यूज़ छपी थी उसमें, कोई इलेक्शन शायद था, कोई इलेक्शन मुझे याद नहीं रहा, इटली या ब्राज़ील का इलेक्शन है, वैसे कुछ था, तो मैंने उस सेंस में पढ़ा था इसको। चलिए देख लेते हैं तो क्या होना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं। डिस अरेंजिंग द कटलेरी, अब जो कैटरिंग वगैरह सुना होगा, जो काम वाम करते हैं, तो क्या ऐसा कभी यूज़ करते हैं क्या, डिस अरेंजिंग द कटलेरी, क्या ऐसे कॉफ़ी के कप में जो है वो तूफान आ जाएगा क्या, ईडीएम की बात कर रहा है, ऐसा कोई मीनिंग निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। अ सडन स्टॉर्म ड्यूरिंग टी टाइम, अरे भैया ऐसा कैसे हो गया, तो उसके लिए क्या स्पेशल कोई ईडीएम बना देंगे क्या। अननेसेसरी टेंशन, लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगेटन, यहाँ आ गया है पेचीदा मामला। अब मुझे तो पता है
स्टॉर्म इन ए टी कप का क्या मतलब होता है, लेकिन इसके दोनों मीनिंग होते हैं, बताऊँ आपको तो। अननेसेसरी टेंशन, तो इसका मतलब होता है कि टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, तिल का ताड़ बना देना, ठीक है। इसका मतलब होता है तिल का ताड़ बना देना, मतलब किसी अनइम्पॉर्टेंट बात को आप ज़्यादा ही कोई इम्पोर्टेंस या उस पर गुस्सा करने लगना, होता नहीं है। तो अननेसेसरी टेंशन भी हो सकता है, और लॉट ऑफ फस दैट सून विल फॉरगटन फॉरगॉटन, ठीक है, मतलब ऐसी बात जो बाद में भूल भी जाएगी। ऐसा तो कोई गारंटी नहीं होता कि भूल जाएगी, लेकिन लग रहा कि हाँ, लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगटन, मतलब कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तभी वो फॉरगॉट कर दी जाएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आप ये अननेसेसरी टेंशन सही कर दें। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसकी तरफ चले जाएं, लेकिन थोड़ा सा और आगे दिमाग लगाएंगे तो ऐसा मैटर, इसके लिए ट्रिवियल यूज़ किया जाता है, जो शब्द यूज़ किया जाता है वो ट्रिवियल होता है। जैसे ट्रिविया कहते हैं कि कोई एक ट्रिविया सुनाओ, ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता वो, अ, बस ऐसे ही जो है कुछ कहानियाँ, कुछ रोचक कहानियाँ टाइप के अंदर, ठीक है, वैसे बन के तो ट्रिविया सुनाने लगते हैं लोग। और वो ट्रिवियल मैटर जो अनइम्पॉर्टेंट होता है उस पर गुस्सा करने लगते हैं, तो स्टॉर्म इन अ टी कप। अमेरिकन इंग्लिश में जो है इसे टेम्पेस्ट इन अ टी कप, टेम्पेस्ट का मतलब भी तूफान वगैरह होता है, तो टेम्पेस्ट इन अ टी कप, ये भी उसके स्टॉर्म की जगह जो है टेम्पेस्ट भी यूज़ होता है, तो हो सकता है आपके उसमें आ जाए एग्ज़ाम में अगले। तो लॉट ऑफ फस दैट सून बी फॉरगॉटन, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है क्योंकि वो अनअप्रोप्रिएट, ये भी हो सकता है कि ऑफिशियल आंसर की में ये भी ये दिया हो अननेसेसरी टेंशन, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है ये ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट, हालांकि दोनों इसके मीनिंग निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंसेज ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेज इन अ राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। वही मतलब जम्बल्ड दिया है, तो देखते हैं फिर से इसमें बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले वाले में हम लोग थोड़ा फेल हुए थे कि पूरी तरह से अप्रोप्रिएटली उसको लॉजिक के थ्रू कर नहीं पाए थे, यहाँ पे करके देखते हैं। The wind began and blew with all his might and sent a blast cold and fierce as a storm. तो क्या कह रहा है कि a dispute once arose between the wind and the sun to decide which was stronger of the two. मतलब एक बार क्या हुआ कि सन जो है वो और हवा, वायु लगा ले, वायु देवता और सूर्य देवता के बीच ऐसा झगड़ा हो गया कि कौन दोनों जो है स्ट्रॉन्गर कौन है। तो स्ट्रॉन्गर कौन है, इसके आगे क्या आना चाहिए आप बताइए। एक सेंटेंस हमें मिल गया, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं लग रहा है जिससे सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये भी ऐसा है कि किसी किसी के बाद स्टार्ट होगा। विंड बिगैन ए ब्लू विद ऑल हिज माइट एंड सेंटर ब्लास्ट, ये भी लग रहा है कि कहीं बाद में ही आएगा। इसके बाद सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है, विच एवर सूनेस्ट मेड अ ट्रेवलर, ऐसा ऐसा लग नहीं रहा कि ये आएगा, लेकिन ये आ रहा कि दे एग्रीड टू पुट द टेस्ट पॉइंट टू द टेस्ट, मतलब ऐसे कोई शर्त लगी, उसके बाद क्या हुआ, शर्त कौन फुलफिल कर सकता है उसको, उसका टेस्ट, इसी का मतलब होता है एग्रीड टू पुट द पॉइंट टू टेस्ट। तो सी के बाद बी, कहाँ दिख रहा है सी के बाद बी, दिख रहा है कहीं तीसरे नंबर पे, सही हो गया। आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इजी है ना, आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल आप यहाँ से निकाल करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व होता है इंग्लिश का पेपर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, एंटोनिम करना हैजार्ड, बहुत जगह आपने लिखा होगा कि हेल्थ हैजार्ड, कहीं पे आप जाते हैं, कहीं मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया में गए तो सबसे पहले ऊपर लिखा रहता है हेल्थ हैजार्ड, मतलब यहाँ पे ज़्यादा देर ना रुकें या कोई एक्टिविटी ऐसी ना करें कि हेल्थ हजार्ड जो है आपके लिए क्रिएट हो, ऐसा मतलब वो रहता है लेकिन आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो हजार्ड का एंटोनिम जो है वो क्या होगा। अब जैसे मैंने बताया था कि चार में से तीन जो है आपके सिमिलर मीनिंग वाले निकल रहे हैं, तो जो बचेगा वही उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। रिस्क, रिस्क, गैम्बल, ये भी रिस्क होता है ना, गैम्बल, गैम्बल क्या होता है, जुआ वगैरह जिससे खेलते हैं ना, रिस्क लेना,
गैम्बलर क्या होता है, जुआरी टाइप का होता है ना, जुआरी ही बोलते हैं उसे, रिस्क ही तो लेता है। तो चलिए ये दो एक ही मीनिंग निकाल रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में से कोई नहीं हो सकता क्योंकि ये सिमिलर मीनिंग निकाल रहे हैं। पेरिल और सेफ्टी, अब इन दोनों का मान लीजिए पेरिल आपको नहीं पता, पेरिल आपको नहीं पता, तो रिस्क और सेफ्टी उल्टा है ना, एक तरफ रिस्क है एक तरफ सेफ्टी है, एक तरफ रिस्क है एक तरफ सेफ्टी है ना। तो ये दोनों उल्टे हैं जब, और ये सेम मीनिंग निकाल रहे हैं, तो जब ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता और इसका मीनिंग आपको पता नहीं, तो इन दोनों का जो उल्टा होगा यही जो है सेफ्टी, इसका हैजार्ड का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इजी है ना, सोचना है बस आपको। हैजार्ड ना, मैंने बताया हैजार्ड का मतलब, पेरिल का मतलब आपको जानना पड़ा, नहीं जानना पड़ा ना। अब ये क्या आ गया, पैसेज आ गया। चलिए इसमें देखते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं ना। एवरीथिंग इज भूटान इज केमिकल फ्री, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑर्गेनिकली, अब यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है। एवरीथिंग इन भूटान इज केमिकल फ्री, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यहाँ क्या दिखा, ग्रोन। अब ये ग्रोज होता है क्या, आर के बाद ग्रोज आता है क्या कभी, एस या ई एस कभी लगता है क्या, तो हटा दीजिए। आर ग्रो होता है क्या कभी, आर ग्रो, ग्रोन ही लिखा रहता है हमेशा, होता है ना, लिखा रहता है ना, यही तो लिखा रहता है। तो यहाँ पे आप ग्रोन भर लीजिए, यही यही कर लीजिए जो भी आपको आता है। तो आर ग्रोन पहले की जगह क्या हो गया, आर ग्रोन। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने और के ऑप्शन नहीं देखे, तो देख लेते हैं कि अब इसमें क्या फिट बैठ सकता है अपने बात। तो वॉट एवर यू बाई इज, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फार्म प्रोड्यूस एज द ऑफ द पॉपुलेशन, तो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हाई परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब ऐसा मीनिंग बन रही। इंडल्ज इन फार्मिंग फॉर, क्या हो सकता है, सर्वाइवल, है ना, और सर्वाइवल बन सकता है। सेज माई टैक्सी ड्राइवर कर्मा शाइम, भूटान गए ना तो इसीलिए ऐसा नाम। यू यूज, वी यूज टर्मरिक ऑन वुंड्स ऑल्सो टू डाई, डाई क्या होता है, क्लोथ्स होते हैं, है ना, डाई क्लोथ्स, एंड इट इज़ एडेड एक्सटेंसिवली इन आवर कुकिंग एंड मेनी बिलीव इट इज एंटी कैंसर एंड कैन ट्रीट ट्यूमर्स। चलिए इसमें इतना क्लियर नहीं, मैंने जो पहला कराया था उसमें एक ही, मतलब ये थोड़ा समझो डिफ़िकल्टी लो थोड़ा सा ऊपर है, तो इस हिसाब से पूरे भर नहीं पाए, मतलब बिना ऑप्शन देखे भर नहीं पाए, तो मैं ऑप्शन देखना होगा कि क्या कह रहे हैं। और इसमें तो ग्रोन हो गया, क्या कह रहा है दूसरे नंबर पे, दूसरा भरना है। लोकली, क्लोजली, नियर, तो क्लोजली तो आप हटा ही दीजिए, क्लोजली हटा दीजिए, सॉरी क्लोजली आप हटा दीजिए। नियर बाई या नियरली हो सकता है क्या, बाई, बाई इज, वॉट एवर यू बाई इज नियरली प्रोड्यूस्ड, नियरली फ्रॉम प्रोड्यूस, ऐसा तो कभी होता नहीं। क्लोजली फ्रॉम प्रोड्यूस ये भी नहीं। नियर बाई और लोकली, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नियर बाई और लोकली इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए क्या होता है, आप अगर पढ़ते हैं कभी इंग्लिश का कोई आपने कुछ भी पेपर वगैरह पढ़ते हो अगर डेली, मैं तो कहता हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दिए 30 दिन भी बहुत होते हैं। नियर बाई क्या होता है, ज़्यादातर सेंटेंस के लास्ट में आता है या तो पहले ही उसको डाल दिया जाता है। ठीक, हियर बाई अलग चीज़ होती है, हियर बाई अलग होती है, नियर बाई अलग होती है। तो नियर बाई जो है वो बाद में यूज़ होता है, ठीक है, सेंटेंस के बाद में, तो इस हिसाब से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमें नहीं भी पता अगर, तो हम लोकली पे सही पहुंच सकते हैं। डाउट है कोई, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये आपको मेरी टेक्निक्स थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ लीजिए। 3 पे आ गए आप। एज द, मैंने कहा था ना हायर परसेंटेज, तो क्या होता है, एज द कम्युनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसा तो कोई निकल नहीं रहा, मीनिंग कोई निकल नहीं रही, तो इसको हटा दो।
इसको हटा दो कम्युनिटी को, मास कॉमन सिर्फ मेजॉरिटी, क्या होता है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए अगर आपको रूल्स, एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको रूल्स मान लीजिए पता है, ठीक, अगर आपको रूल्स ग्रामर वगैरह पता है तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत जो पैसेज होते हैं इसमें ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक भी हो सकती है। उसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि अच्छा यार कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो आप कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करने लग जाएं जो थोड़ा सा ऑड हो, थोड़ा सा लगे कि अरे यार थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ गलती है पैसेज में, तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा जो अटपटा वाला ऑप्शन है वो सही हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल आप रहिए पैसेज वगैरह में तो कभी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। चौथा है, चौथा कहाँ है, चौथा ये रहा, फार्मिंग फॉर, मैंने बताया था सर्वाइवल, व्हाट सर्वाइवल, तो सर्वाइवल के साथ कंजर्वेशन, नहीं भाई, कंजर्वेशन तो नेचर के लिए यूज़ होता है। पॉपुलेशन, खेती क्यों करेगी, खेती क्यों करेगी, कंजर्वेशन के लिए खेती क्या की जाती है क्या, नहीं तो। सस्टेनेंस हो सकता है, प्रोविज़न नहीं, न्यूट्रिशन नहीं। अभी कैसे पता चलेगा कि सस्टेनेंस होगा, आगे कह रहा कि सेज माई टैक्सी ड्राइवर वी यूज टर्मरिक ऑन वुंड्स एंड ऑल्सो टू डाई। तो सस्टेनेंस का ही तो है ना, कपड़े करते हैं उस, मतलब कपड़े डाई करते हैं उसको बेचते हैं और भी चीज़ें होती हैं, तो डाई और वुंड्स के लिए खाना बनाने में तो सस्टेनेंस का ही है, सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं है, सिर्फ न्यूट्रिशन की बात नहीं है। और प्रोविज़न का मतलब जो है, प्रोविजनल स्टोर्स देखे ना आपने, वही चीज़ है। प्रोविज़न के लिए होता है क्या सिर्फ, और भी इसके यूज़ है ना, प्रोविजनल स्टोर से किराना स्टोर नहीं बोलते, ठीक है, तो वही चीज़ होती है प्रोविजनल। सिर्फ लॉजिक के बेस, कुछ नहीं। लोग 25 से पहुंच गए। पाँचवा, टू डाई, मैंने क्या बताया था, कपड़ा, क्लोथ्स बताया था ना, तो क्लोथ्स इसमें तो लगभग सारे ही मुझे लगता है दे दिए सिनोनिम उठा के। चलिए देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अब, क्योंकि अटायर भी दे रखा, गारमेंट भी दे रखा, कवरिंग भी समझो क्या था, फैशन, तो क्या दिया है कि डाई फैशंस, नहीं भाई फैशन तो नहीं होगा, चलो एक एलिमिनेट हो गया, फैशन नहीं होगा, ये फैशन एलिमिनेट हो गया। कवरिंग, टू डाई कवरिंग, नहीं भाई, कवरिंग भी यहाँ जच नहीं रहा, कवरिंग भी नहीं जच रहा। दो आ गए, अटायर, अटायर्स एंड गारमेंट्स। तो देखिए आपको थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। अटायर का क्या मतलब है, अटायर का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे पोशाक की बात आती है, पोशाक मतलब होता है ड्रेस कोई, ठीक, यहाँ पे ड्रेस कोड होता है, जैसे कि आप कहीं ऑफिस में कोई जॉब करते हैं या स्कूल जाते हैं तो आप अपना अटायर जो है वो कैरी करते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, अटायर, अटायर, ठीक है। गारमेंट्स जो होता है वो जनरल जो है वो, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह नहीं यूज़ होता, गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गारमेंट एंड, गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल भी होता है। तो टेक्सटाइल क्या होता है कि जैसे जो फैब्रिक होता है, जो जैसे कॉटन वगैरह जो होती है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके धागे वगैरह जो होते हैं उसको बनाने की प्रक्रिया को टेक्सटाइल, उस प्रोसेस तक टेक्सटाइल होता है। फिर आगे जब बढ़ते हैं तो जो ऐसे कपड़े नहीं होते जो थान जैसे बोलते हैं जिनको, तो कपड़े के जैसे आप कहीं जैसे शर्ट बनवाना चाहते हैं तो शर्ट का जब कपड़ा लेने जाते हैं तो वो गारमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक, उसके आगे गारमेंट की कैटेगरी आती है। फिर गारमेंट का एक और होता है, अब वो याद नहीं रहा, अपैरल, अपैरल, ये तो होता है, स्पेलिंग कुछ सही नहीं गया, मुझे लगता है यही होती है, शायद यही होता है, अपैरल ही तो होता है। अपैरल का मतलब होता है कि आपका पूरी वेशभूषा आप कह लीजिए, ठीक, आपने क्या ज्वेलरी पहन रखी है, क्या शूज़ पहन रखे हैं, मतलब सारी चीज़ें, सिर्फ कपड़े नहीं और भी अपैरल में वो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक। इसीलिए जो वार्डरोब होती है, ठीक है, वार्डरोब, तो उसमें जो है अपैरल जो मतलब एक साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब इंटरचेंजरी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या सही होना चाहिए, अटायर तो सही हो नहीं सकता, सिर्फ अटायर, गारमेंट्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट। तो थोड़ा सा आपको ये जो जानकारी है ना इसमें होनी चाहिए थी, तो आप इसको
बेहतर तरीके से कर पाते। चलिए अगले चलते हैं। लेकिन 2 तो आप एलिमिनेट कर ले गए ना, 2 तो आप एलिमिनेट कर ले गए ना। यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। चलिए 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए और हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन, इसको भी मैं डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रख दूँ, इसको भी अगर मैं डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में रख दूँ, तो मैंने सिर्फ कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिफ़िकल्ट पाया? तो मैंने बता के किया कि 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो 25 में से डिफ़िकल्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हो पाएँगे और ये भी शामिल है उसमें। हिमालय, लेकिन 2 तो खत्म हो गए ना, 2 ही तो बचे ऐसे। टाइमिंग हो गई? ठीक है। तो 25 में से आप 22 कर पा रहे हैं और ये भी आप करेंगे तो इसमें से कोई गलत नहीं, हो सकता है सही निकल जाए, गलत भी हो सकते हैं लेकिन सही भी निकल जाएगा। तो नेट आपका फिर भी 22 बन जाएगा। नेट आप 22 स्कोर कर सकते हैं। कितना मेहनत करते हैं आप मैथ्स में, रीजनिंग में, ये सब, लेकिन वहाँ भी आप लॉजिकल वे में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो टायर 1 है ना, ये इतना जो है डिफ़िकल्ट नहीं होता। ठीक? आपको यहाँ सिर्फ, और इस बार क्वालीफाइंग भी है, क्वालीफाइंग भी है, तो आप जो है इसी तरह से प्रिपेयर करें 30 दिन, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक? तो जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे जुड़े रहिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए, और आई होप कि आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और अच्छी तैयारी करने के साथ-साथ मान लीजिए आप बहुत पढ़ भी रहे हैं, ये जो होता है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। इसमें आप प्रैक्टिकैलिटी को सबसे हाई ऊपर रखते हैं और यही आपके एग्ज़ाम हॉल में काम आती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में।